हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी एडुकेटर। तो इस सेशन में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। तो पिछले दो सेशन में भी इन्हीं कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन को हमने पढ़ा है। तो आज के सेशन में देखते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस एरोमेटिसिटी पे या नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बिहेवियर से हमें मिल पाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जा सकता है फॉर आईआईटी और मेडिकल एग्जाम्स, क्योंकि यहाँ से जितने भी साइक्लो कंपाउंड्स हैं, साइक्लो कंपाउंड्स हुए, साइक्लिक आयंस हैं या साइक्लिक रेडिकल्स हैं, उन पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने को बुक्स में मिलते हैं। तो इनको क्लियर समझने के लिए हमें उन एप्लीकेशंस पे जाना पड़ेगा जहाँ से वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स या वेरियस इक्वेशंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो पिछले दो टर्न पे भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम रेजोनेंस के पैटर्न पे या रेजोनेंस एनर्जी के बिहाफ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को मिलता है। सेकंड नंबर पे स्टेबल हो जाते हैं वो कंपाउंड्स जिनको हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक, और ऑलमोस्ट अनस्टेबल उन स्पीशीज़ को बोला जा सकता है जिनको हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। तो मैक्सिमम स्टेबल एरोमेटिक हुआ, देन आफ्टर नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में हम किसको मानेंगे? एंटी एरोमेटिक को। तो ये सारे क्लासिफिकेशन या स्टेबिलिटी ऑर्डर इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे, रेजोनेंस के पैटर्न पे या रेजोनेंस एनर्जी पे बेस्ड है। तो आइए देखते हैं कि इनको किस तरीके से अपने क्वेश्चंस में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे एक ऑर्डर अपने से पूछा जा रहा है, ऑर्डर ऑफ रेट, दैट मीन्स कि ये रिएक्शन इन रिएक्शन विद AgNO3। तो ये तीन कंपाउंड्स आपके पास हैं, साइक्लिक ए, बी एंड सी, और तीनों की स्ट्रक्चर को देख के हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एल्काइल ब्रोमाइड्स है, और इन तीनों की रिएक्शन अपने को किससे करना है? AgNO3 से, और यहाँ पे फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ रेट। अब देखिए कि अगर ये क्वेश्चन अपने सामने है तो इसको किस अप्रोच से सॉल्व किया जाए। तो सिंपल एक केमिकल रिएक्शन है। अब देखो कि अगर मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेट को सॉल्व करूं, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो केमिकल काइनेटिक्स में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं सिंपल रेट का एक ऑर्डर डिफाइन कर रहा हूं, तो कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट होता है और जाके ये ओवर होता है प्रोडक्ट पे। अब देखो कि रिएक्टेंट से स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट पे ओवर होगा, जितनी स्पीड से, जितनी वेलोसिटी से ये रिएक्शन जाएगा उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो नॉर्मल लॉजिक ये होता है कि अगर मैं प्रोडक्ट को एक स्टेबल स्ट्रक्चर डिफाइन करूं, दैट मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट है, अगर ये रिएक्टेंट के कंपेयर में स्टेबिलिटी ज़्यादा शो कर रहा है तो ये रिएक्शन इजीली आता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो सिंपल इक्वेशन हम कह सकते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, कहीं ना कहीं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ उतना ही ईजिली कन्वर्ट होगा, और अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी हम बढ़ाते जाएंगे तो फाइनली अपने को क्या चीज़ मैक्सिमम यहाँ पे मिलेगा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर मेरे से रेट ऑफ रिएक्शन का एक सिंपल ऑर्डर पूछा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा उतना ही आगे रिएक्शन इजीली जाएगा, रेट मैक्सिमम मिलेगा। तो इसमें भी रिएक्शन में हम देखते हैं कि जब ये तीनों कंपाउंड AgNO3 से एक्ट करेंगे तो इन तीनों में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा कहाँ पे होगा या फिर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम कहाँ पे होगा। तो देखिए कि इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए ये सिंपल तीनों एल्काइल हैलाइड हैं। जैसे मैंने इनको RI डिफाइन कर लिया, आयोडाइड, इनकी रिएक्शन में कर रहा हूँ AgNO3 से। तो वैसे तो ये पूरा रिएक्शन आपके हैलाइड में SN1 नाम से हम आगे पढ़ेंगे। तो आयोनिक मैकेनिज्म के बिहाफ पे अगर मैं चलूँ तो आयोडीन का नेगेटिविटी ज़्यादा है, दैट मीन्स के हेलोजन पे कौन सा चार्ज क्रिएट होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। और इसके कंपेरेटिवली कार्बन या एल्काइल ग्रुप पे किस तरह का चार्ज क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव। अब देखो कि यहाँ पे भी अगर मैं AgNO3 से ऐड करा रहा हूँ तो ये भी डिसोसिएट होके Ag और नाइट्रेट आयन मिलना चाहिए NO3 माइनस। तो सिंपल मैं अगर इसको आयोनिक स्ट्रेटेजी से आगे चलाऊँ तो R प्लस में कनेक्ट होने वाला पार्ट रहेगा NO3 माइनस, और ये जो I माइनस है ये कनेक्ट हो जाना चाहिए Ag से। तो एक तो बनेगा एल्काइल नाइट्रेट और साथ में जो को प्रोडक्ट बनेगा दैट शुड बी AgI। और ये जो R पॉजिटिव है इसको मैं कह सकता हूँ कार्बोनियम है, या एक और इसको नेम दिया जाए तो इट शुड बी कार्बोकेटैन। तो कहीं ना कहीं ये जो एल्काइल नाइट्रेट मेरे सामने लिखा हुआ है, इसको अगर मैं देखूं तो इसको एक प्रोडक्ट की फॉर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है, दैट मीन्स कि ये है अपने रिएक्शन का प्रोडक्ट, और मुझे इसी की स्टेबिलिटी के बिहाफ पे ही फाइनली एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है। अब देखो कि अगर मैं इसको प्रोडक्ट बोलूँ या इसको इंटरमीडिएट बोलूँ,
तो रेट का एक सिंपल फार्मूला रहेगा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट, या फिर RnO3 जितना स्टेबल है उतना ही रेट मिलेगा। तो वापस से आते हैं अपने तीनों कंपाउंड्स पे। अब देखो कि जैसे मैंने ए वाले कंपाउंड को, कार्बन और Br बॉन्ड को अगर मैं डिसोसिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे Br माइनस एज ए नेगेटिव चार्ज लीव करेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे कौन सा चार्ज क्रिएट होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड इक्वेशन में भी कार्बन से ज़्यादा नेगेटिविटी Br का है तो ये लीव कर जाएगा अगर Br माइनस की फॉर्म में, तो इस पोजीशन पे कैरी हो जाना चाहिए एक पॉजिटिव चार्ज को। और यही अगर मैं थर्ड वाले इक्वेशन में भी Br को लीव कराऊंगा तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे कौन सा चार्ज कैरी होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इन तीनों कार्बोकेटायन को हमने जनरेट किया। अब देखो कि इनके नेचर को अगर मैं डिफाइन करूं तो पहले वाले इस कार्बोकेटायन में 2 पाई बॉन्ड हैं और साथ में कॉन्जुगेशन मिल पा रहा है अपने को पॉजिटिव चार्ज का। तो जब ये कार्बोकेटायन बना साइक्लिक तो ये साइक्लिक भी रहेगा, प्लेनर डेफिनेटली होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव और डबल बॉन्ड वाले कार्बन sp2 हैं। रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन साफ तौर पे नज़र आता है क्योंकि ये पाई बॉन्ड दोनों कॉन्जुगेटेड हैं और ये किसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, पॉजिटिव चार्ज। अब बात होती है पाई इलेक्ट्रॉन की। तो पॉजिटिव चार्ज में तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता नहीं है, दैट मीन्स कि ये जो बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग को हम मान के चलेंगे 2। तो यहाँ पे अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग को सॉल्व करूँ तो ये स्कोर मुझे कितना मिल पा रहा है 4, और ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं दैट मीन्स कि इस केस में जो कार्बोकेटायन हमने जनरेट किया साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इसका नेचर एंटी एरोमेटिक है। अब आ जाते हैं अपन सेकंड वाले कार्बोकेटायन पे। अब देखो कि यहाँ पे भी पाई बॉन्ड 2 हैं, पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है, लेकिन एक ऑक्सीजन एटम भी आपके रिंग के अंदर इन्वॉल्व है। अब इस ऑक्सीजन पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं लोन पेयर की फॉर्म में। अब देखो कि अगर ये लोन पेयर है तो पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स की कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस में इसका भी रोल आएगा। और ये भी हमें मालूम है कि अगर एक ही पोजीशन पे एक से ज़्यादा लोन पेयर हैं तो कोई एक रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, दूसरा लोन पेयर इसका रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। दैट मीन्स कि मैं पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करूंगा तो एक लोन पेयर मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन वही देखना है जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो। अब देखो कि अगर मैं इस गिवन साइक्लिक स्ट्रक्चर में बात करूं तो साइक्लिक भी है, जितने भी कार्बन हैं ये सारे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, तो ये sp2 हो गए, प्लेनर भी रहेगा। पाई बॉन्ड लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड हैं तो रेजोनेंस भी मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ पे किसका होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। पाई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में हो गए 2, यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 हो गया, और किसी एक लोन पेयर को अगर कंसीडर कर लिया जाए तो अब मुझे स्कोर कितना मिल पा रहा है 6। और ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को एक एरोमेटिक नेचर प्रोवाइड करेगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अब तीसरे वाले केस में अपनी इक्वेशन आसान है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन तो नज़र आता है पाई और पॉजिटिव का, लेकिन ऐसे 2 कार्बन हैं जो न्यूट्रल भी हैं, और न्यूट्रल हैं तो इन पे सिंगल बॉन्ड की वजह से इनका हाइब्रिड स्टेट कितना है, sp3। और sp3 में तो सीधा लिखा जा सकता है कि अगर आपका स्ट्रक्चर साइक्लिक मैनर में चल रहा है तो ये sp3 होने की वजह से नॉन प्लेनर हो गया। और नॉन प्लेनर अगर है तो रेजोनेंस का पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट डिलोकलाइज नहीं होगा, दैट में इसकी नॉन प्लेनर होने की वजह से जो अगला यहाँ पे एक नेचर आएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो पहले वाले से जो इंटरमीडिएट बनेगा वो एंटी एरोमेटिक है, दूसरे से जो बना वो एरोमेटिक है, और तीसरे से जो बना वो है नॉन एरोमेटिक। और इससे पहले हमने जब स्टार्ट किया था इस सेशन को तो एक स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाया था कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी एरोमेटिक नेचर का है और सबसे कम स्टेबिलिटी किसका है, एंटी का। अब देखो कि अगर मैं यहाँ पे एक ऑर्डर ऑफ रेट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट साइड में जब मिलेगा जब हम बी की बात करेंगे, और सबसे कम जब मिलेगा जब हम किसकी बात करेंगे, ए की। तो अब मुझे अगर इस क्वेश्चन को आंसर करना है तो सबसे ज़्यादा रेट होना चाहिए बी का क्योंकि प्रोडक्ट हाईली स्टेबल हो गया, एरोमेटिक। फिर होना चाहिए सी, नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम ए को हो जाना चाहिए बिकॉज ये सबसे कम स्टेबल है, बिकॉज इसका नेचर क्या है, एंटी एरोमेटिक। तो कई तरह के मैकेनिज्म हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपका SN1 मैकेनिज्म से बिलोंग करता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कहीं ना कहीं जो तीनों नाम हैं इन्हीं पे बेस ही प्रॉब्लम आते हैं, और पुराने एग्जाम्स में भी कई बार इन प्रॉब्लम्स को आपकी कंडीशन वाइज पूछा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या पूछा जा सकता है। अब देखो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होंगे
इस लॉजिक को अच्छे से समझो, क्योंकि इस लॉजिक को समझोगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनमें हमें अलग अलग लॉजिक सोचना होता है वो सिंपल एक वर्ड से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन में एक सिंपल स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये बोला जा रहा है फ्री रोटेशन इज पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट को अपने को चेक करना है कि जो बात बोली जा रही है ये ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सबसे पहले तो अपन इस बात पे बात करते हैं रोटेशन। रोटेशन अपने आप में एक स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड है। ब्रीफली मैं बता देता हूँ रोटेशन का मीनिंग क्या है। रूम टेम्परेचर पे अगर सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में हम जा रहे हैं तो फ्री रोटेशन होता है, और अगर कहीं ना कहीं आपका बॉन्ड डबल है तो वहाँ पे रोटेशन का नेचर होता है रेस्ट्रिक्टेड। तो दो रिंग अपने पास हैं, दोनों रिंग को डबल बॉन्ड से कनेक्ट करके इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ही रोटेशन का नेचर, जो स्टेटमेंट अपने को बोलता है कि रोटेशन कौन सा मिल जाएगा रूम टेम्परेचर पे, फ्री। तो अब अगर मैं रोटेशन के दो नेचर की बात करूं तो अगर सिंगल बॉन्ड होता तो साफ तौर पे हम बोलते हैं कि फ्री रोटेशन है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड डबल है और स्टेटमेंट ये दिया जा रहा है कि डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में रिस्ट्रिक्टेड की जगह कौन सा वर्ड जा रहा है, फ्री। तो अगर मैं सीधा सीधा सिंगल या डबल की बात करूं तो ये स्टेटमेंट मुझे क्या नजर आ रहा है, अभी ये फॉल्स है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़े से रेजोनेंस के पैटर्न की बात करूँ तो अभी तो फॉल्स नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को रेजोनेंस से इन्वॉल्व करके देखते हैं, हो सकता है अपना आंसर चेंज हो। तो अब अगर मैं पहले रोटेशन की बात को इग्नोर भी करूँ तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि जो रिंग में पाई बॉन्ड्स हैं और पाई बॉन्ड सारे कॉन्जुगेटेड हैं, इसका मतलब सबसे पहले मैं यहाँ पे किस इफेक्ट की बात कर पाऊंगा, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन या पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एक माइग्रेशन होना, और स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो वो तीन वर्ड यहाँ पे काम आने चाहिए, एरोमेटिक, एंटी और नॉन। तो चलते हैं इसमें पहले अपन रेजोनेंस की बात करते हैं। रेजोनेंस के बाद क्वेश्चन में अपन इन करेंगे रोटेशन को। तो चलिए इसी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस का मीनिंग सिंपल एक पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, और पाई इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर वाले रिंग से नीचे डिलोकलाइज होगा या फिर पाई इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन वो होगी जहाँ पे नीचे से ऊपर इसको जाना चाहिए। अब देखो कि पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक रिंग से दूसरे की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन है, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ आपके पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा हो। और इंक्रीज करने के लिए एरोमेटिक, नॉन और एंटी एरोमेटिक, ये तीन वर्ड अपने पास हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस को हमें उस डायरेक्शन में एक्सप्रेस करना है जहाँ पर सिस्टम का स्टेबिलिटी बढ़े। तो इसी डायरेक्शन की वजह से मैंने यहाँ लिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर ये नीचे वाले रिंग से ऊपर वाले रिंग की तरफ में शिफ्ट करा दूँ तो यहाँ इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। अभी अगर मैं क्रिएट करूँ तो पार्शली नेगेटिव, इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो यहाँ पे चार्ज डेंस हो गया पॉजिटिव। प्रॉपर वे में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट अगर हम करें तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कलेक्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज हमने बना दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गया तो इस चार्ज को मैंने क्या बना दिया, पॉजिटिव। तो सिंपल अभी अपन ने कुछ किया नहीं है, हम यहाँ पे रेजोनेंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के बाद जब भी कोई एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनती है तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो सिंपल मैंने रेजोनेंस को एक्सप्रेस किया, और रेजोनेंस को एक्सप्रेस करते ही मुझे कितने तरह के स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिल गए। तो अब देखो कि यहाँ पे अगर मैं रिंग्स के नेचर की बात करूँ तो ये जो ऊपर मैंने रिंग क्रिएट किया हुआ है दो पाई बॉन्ड के साथ एक नेगेटिव चार्ज है, और हम सबको पता है कि नेगेटिव चार्ज को कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रॉन का पेयर या किसके इक्वल कंसीडर करते हैं, लोन पेयर। तो ये जो ऊपर वाला रिंग क्रिएट हुआ है ये कहीं ना कहीं साइक्लिक भी है, सारे कार्बन रेजोनेंस में है तो ये प्लेनर भी है। रेजोनेंस कॉन्जुगेशन नज़र आता है बिल्कुल। और पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6, बिकॉज दो दो तो बॉन्डेड पेयर में शेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में है, तो इनका ओवरऑल टोटल कितना आ गया, 6। इसी तरह से अगर मैं नीचे वाली साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो साइक्लिक कहीं ना कहीं है, प्लेनर भी है, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है, दैट मीन्स रेजोनेंस भी है, पाई बॉन्ड एक ही है। तो अब अगर मैं बात करूंगा तो पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग मुझे कितना निकल के मिलेगा, यहाँ पे 6। तो ऊपर वाले रिंग में सीधा सीधा देखा जा सकता है कि किस नेचर की मैं बात कर रहा हूँ, एरोमेटिक होने की। और इस नीचे वाले रिंग में भी मैं बात अगर करूँ तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन के केस में
ये जो स्ट्रक्चर बनेगा कहीं ना कहीं ये भी कौन से नेचर को फॉलो करेगा, एरोमेटिक। तो अब अगर मैं सिंपली दोनों स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात करूं, तो जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग मैंने करी तो ये जो डाइपोलर स्ट्रक्चर है, इसमें दोनों रिंग अलग अलग कहीं ना कहीं एरोमेटिक नेचर शो कर रहा है। और ये तो मुझे मालूम ही है कि एरोमेटिक है तो कहीं ना कहीं रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले और दूसरे में सिंपल अगर मैं स्टेबिलिटी का कंपेयर करूं, तो हालांकि दिखने में तो ये न्यूट्रल है और ये चार्ज है। वैसे तो हम बोलते हैं कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी चार्ज से ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे चार्ज स्ट्रक्चर बनने के बाद में मुझे कौन सा नेचर मिल रहा है, एरोमेटिक। अब देखोगे इस एरोमेटिक होने की वजह से अगर 1 और 2 में मैं स्टेबिलिटी को कंपेयर कर रहा हूँ, तो सेकंड के आगे मुझे लिखना पड़ेगा मोर स्टेबल बिकॉज ये एरोमेटिक है, और फर्स्ट के आगे मुझे रिलेटिवली यहाँ पे कौन सा वर्ड ऐड करना पड़ेगा, इट विल बी रिलेटिवली लेस स्टेबल। तो अब अगर मेरे से कोई बोले कि पहले और दूसरे में से ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा ये सेकेंड स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। अब देखो कि यहाँ से अगर मैं आगे बात करूँ, तो अगर स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है तो मेरे से कोई पूछे कि कौन से स्ट्रक्चर में ज़्यादा रहना प्रेफर करेगा ये कंपाउंड, तो हम बोलेंगे रूम टेम्परेचर पे ये दूसरे स्ट्रक्चर में रहना प्रेफर करेगा बिकॉज स्टेबिलिटी ज़्यादा है। रीज़न कि ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो अगर यहाँ पे ये इस स्ट्रक्चर में रहना पड़ेगा तो इफेक्टिवली जो बॉन्ड डबल था उसकी जगह मुझे कौन सा बॉन्ड नजर आएगा, सिंगल। और सिंगल बॉन्ड में अगर मैं रूम टेम्परेचर पे रोटेशन की बात कर रहा हूँ, तो अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कौन से रोटेशन के पॉसिबल होने की बात की जा सकती है, फ्री रोटेशन। तो वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। दोनों रिंग में इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड था, लेकिन जैसे ही हमने रेजोनेंस को एक्सप्रेस किया तो एरोमेटिक नेचर होने की वजह से सेकंड स्ट्रक्चर स्टेबल हुआ, और सेकंड स्टेबल होने की वजह से अगर बोले कि फ्री रोटेशन पॉसिबल है एट रूम टेम्परेचर, तो अब ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं सीधा सीधा क्या लिख पाऊंगा कि कहीं ना कहीं ये बात सही है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तो चलिए आइए देखते हैं कि जो वर्ड जिसकी मैंने बात करी थी जिससे अपने बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, वो वर्ड है बेसिकली क्वासी एरोमेटिक स्पीशीज या क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स कि इसको अपन आगे याद रखेंगे एक नोट की फॉर्म में, क्योंकि सीधा सीधा फंडा है मैनी साइक्लिक स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने के लिए। तो क्वासी एरोमेटिक क्या है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स की बात करूं, तो जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में कोई एरोमेटिक डाइपोल बनेगा तो उस स्पीशीज को मैं क्या डिफाइन करूंगा, क्वासी एरोमेटिक। जैसे मैंने सिंपल ये स्ट्रक्चर लिया साइक्लोकीटोन, इलेक्ट्रॉन कार्बन से ऑक्सीजन ही डिलोकलाइज होगा क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन के बाद कार्बन पॉजिटिव और ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव। प्लस और माइनस के पेयर को अगर मैं एक नेम दूं तो कहीं ना कहीं ये डाइपोल ही हो गया, और डाइपोल होने के साथ ही ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है। अब देखोगे इस डाइपोल में ये जो रिंग क्रिएट हुआ, क्योंकि रिंग के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है इनका तो एरोमेटिक नेचर में कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, रिंग के ऊपर ही जो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं वही होते हैं एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व। तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर मुझे बन पा रहा है विद पॉजिटिव चार्ज, ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, रेजोनेंस भी आप देख ही पा रहे हो, और पाई इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग कितना मिल रहा है, 2। दैट मीन्स कि ये जो डाइपोल बना है इसके साथ में अगर मैं एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करूं तो ये कौन से और नेचर से बिलोंग कर रहा है, एरोमेटिक। तो ये जो एरोमेटिक डाइपोल क्रिएट हुआ इसी के लिए वर्ड मेरा क्या होता है, क्वासी एरोमेटिक स्ट्रक्चर या क्वासी एरोमेटिक स्पीशीज। अब देखोगे अगर मैं इसमें फीचर्स की बात करूं, तो अगर कोई भी स्पीशीज एरोमेटिक डाइपोल शो कर रहा है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। जैसे अगर मेरे से बोला जाए कि 1 और 2 में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो डेफिनेटली मैं बात करूंगा सेकंड इज मोर स्टेबल। ये स्टेबिलिटी एरोमेटिक नेम सा ये तो रेजोनेंस एनर्जी इसकी मैक्सिमम हो गई। प्लस और माइनस के पेयर की फॉर्म में अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोवलेंट की जगह कौन सा नेचर यहाँ पे आ गया, आयोनिक नेचर। तो ये स्टेबिलिटी में ज़्यादा है, ये रेजोनेंस एनर्जी में ज़्यादा है, ये आयोनिक नेचर है। आयोनिक होने की वजह से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो गया, मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम हो गया। आयोनिक का डाइपोल मोमेंट जिसको मैं म्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ ये भी कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज हो गया। अब देखो कि अगर आयोनिक है तो वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, और आयोनिक स्ट्रक्चर के बारे में हम ये भी बोलते हैं कि वो क्रिस्टलाइन लेटिस की फॉर्म में मिलते हैं। तो अगर कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर एरोमेटिक डाइपोलर है तो उसका नेम हो गया क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक वो हैं जो आयोनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेंगे, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, वाटर में सॉल्युबिलिटी, ये सब कुछ ज़्यादा है।
और ये कोवलेंट की तरह बिहेव नहीं करेंगे, आयोनिक की तरह बिहेव करेंगे। इस वजह से इनका जो नेचर है ये क्रिस्टलाइन लेटिस की फॉर्म में कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो सिंपल अगर क्वेश्चन में मेरे से बोला जाए कि स्टेबिलिटी किस स्ट्रक्चर का ज़्यादा है तो मैं कौन से वर्ड को सेलेक्ट करूंगा, एरोमेटिक, डाइपोल, क्वासी एरोमेटिक की। रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा है तो अगेन मेरा आंसर होगा क्वासी एरोमेटिक। आयोनिक कौन सा स्ट्रक्चर है, क्वासी एरोमेटिक। और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वाटर सॉल्युबिलिटी अगर मैक्सिमम करके पूछी जा रही है तो सीधा मुझे किस वर्ड को वहां पे सर्च करना है कि कोई स्पीशीज क्वासी एरोमेटिक तो नहीं है। तो चलिए इसी स्पीशीज पे एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अगर ये तीन कीटोन्स दिया अपने को, ए साइक्लिक कीटोन, बी भी एक कीटोन है और सी भी एक कीटोन है जिसमें बेंजीन और एक्स्ट्रा आपके पास कौन से ग्रुप कनेक्टेड है, सीओ। तो इन सब में मेरे से ये बोला जा रहा है कि कीटोन तीनों हैं। ये मुझे पता है कि कीटोन डाइपोलर ग्रुप होता है। इन तीनों में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट कौन सा कीटोन शो करेगा ये मेरे से अगर पूछा जाए। अब देखो कि डाइपोल मोमेंट पोलरिटी को एक्सप्रेस करने का वे है। कीटो ग्रुप है तो कहीं ना कहीं कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन का ही होता है, और ऑक्सीजन का नेगेटिविटी अगर कार्बन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली कार्बन टू ऑक्सीजन डिलोकलाइज होगा। इस वजह से कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज मुझे नजर आएगा, नेगेटिव। तो मैं कह सकता हूँ कि कीटोन है तो डेफिनेटली ये पोलर है, और पोलरिटी मेजरमेंट करने का जो एक मैथमेटिकल मेजरमेंट है इसी को मैं क्या बोलता हूँ, डाइपोल मोमेंट। तो इन तीनों में से कौन सा कीटोन ऐसा है जो डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा शो करेगा। तो सिंपल मुझे एक वर्ड यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा तो नहीं है जो क्वासी एरोमेटिक हो। तो इन तीनों कीटोन्स को अपन एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कार्बन टू ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ये डेफिनेटली एरोमेटिक नेचर शो कर रहा है। और अगर इसने एरोमेटिक नेचर शो कर दिया तो मैं बोल सकता हूँ एरोमेटिक डाइपोल है, और इसी के लिए मैंने एक वर्ड लिया हुआ है क्वासी एरोमेटिक। ये कीटोन कहीं ना कहीं साइक्लिक है ही नहीं, ओपन चेन है, डाइपोल रहेगा, एरोमेटिक बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है। तीसरे वाले केस में भी हम बात कर रहे हैं कि ये भी एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है जो एरोमेटिक नहीं होगा। तो इन तीनों में से अकेला वो स्ट्रक्चर है ए जो क्वासी एरोमेटिक से रिलेट हो पा रहा है, और इसी वजह से ए ही वो कंपाउंड होगा जिसमें डाइपोल मोमेंट की पॉसिबिलिटी को मैं क्या लिख पाऊंगा, मैक्सिमम। तो इसी क्वेश्चन में अगर बोला जाता कि वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा कीटोन है तो आंसर मेरा ए रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है तो आंसर मेरा ए रहेगा। कौन सा वो कीटोन है जो क्रिस्टलाइन लेटिस की फॉर्म में रहता है, तो अगेन मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ए वाला। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आगे वाले लेक्चर में भी अपने को मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, और इन सब पे वन बाय वन अगर ये लेक्चर सारे हम पढ़ रहे हैं तो आपके जीओसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है रेजोनेंस की, इन सबको एप्लीकेशन हम कह सकते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इन लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए, वन बाय वन सीक्वेंस में इनको देखो। इससे पहले 2 लेक्चर आपके पार्ट में आ चुके हैं। तो अगर कोई टॉपिक्स जीओसी में या कंप्लीट केमिस्ट्री में इस तरीके के आपको नज़र आए जहां अपने को क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है या कोई लॉजिक अपने को समझ में नहीं आता है, तो मुझे यूट्यूब पे जब ये वीडियो आपको मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में आप उनको टॉपिक्स का नेम मुझे लिख सकते हैं। डेफिनेटली आने वाले वीडियोज़ में वो चीज़ें आपके मिलेंगी आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, और अगले टर्न में या अगले सेशन में फिर हम बात करेंगे इसी एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस एरोमेटिसिटी के कुछ फर्दर पॉसिबल क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी के 4th पार्ट में। ओके।